लीगल ड्राफ्टिंग, रिसर्च एंड काउंसलिंग स्किल में पारंगत यश केसरी जी को दुनिया में न केवल अपने वेब कंटेंट, ब्लॉग आर्टिकल्स के लिए जाना जाता है, पर लीगल वर्ल्ड में भी हर कोई इनके नाम का लोहा मानता है। अक्टूबर 2020 में बतौर कंटेंट राइटर अपने करियर की शुरुआत करने वाले यश केसरी जी 2021 में उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में लॉ ट्रेनी थे और आज हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में एज सीनियर लीगल एग्जीक्यूटिव अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यश केसरी जी का मात्र इतने कम वक्त में यहाँ तक पहुँचना उनके मेहनत और दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से LLB कर चुके यश केसरी आज बिजनेस रिसर्च, लीगल इश्यूज और लीगल अवेयरनेस में लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। लीगल एग्जीक्यूटिव श्री यश केसरी जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, आदाब और जय हिंद मेरे भाइयों। आज हम लोग का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिजनेस के रूप में देखेंगे तो जब आप बिजनेस कर रहे होंगे तो बीच बीच में आपका टाइम ऐसा आएगा जब आपको कॉपीराइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मन में आता होगा कॉपीराइट्स हैं क्या। आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि कॉपीराइट्स इज़ अ राइट टेकन ऑन अ म्यूजिकल और आर्टिस्टिकल वर्क्स। बट इसकी रियल डेफिनेशन इससे थोड़ी सी हटके है कि कॉपीराइट जो है वो एक लॉ के द्वारा दिया गया एक सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट किस पे है कि वो काम आपका है, ठीक है। आपने कोई लिटरेचर का काम किया हो, कोई ड्रामा का काम किया हो, कोई आर्ट्स आपने तैयार की हो। आर्ट भी बहुत तरीके की होती है, एक फिजिकल आर्ट बनाना, एक डिजिटल आर्ट बनानी होती है, ठीक है। कोई म्यूजिकल वर्क किया हो, कोई गाना लिखा हो, कोई गाना परफॉर्म किया हो, ठीक है। इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हैं जो कॉपीराइट से गवर्न होती हैं। तो यदि आप इनके अधिकार ले लेते हैं तो इससे कोई भी उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि आपका काम चुरा करके और उसे अपना काम बता देंगे, कोई और उस पर कॉपीराइट करा लेगा। तो बेटर ये पड़ता है कि कॉपीराइट हम खुद कराएं, ठीक है। तो इसके ठीक है, अब कौन कौन से काम को कॉपीराइट के अंडर में रजिस्टर कराया जा सकता है, ठीक है। तो कौन कौन से काम कराए जा सकते हैं, जैसे म्यूजिकल वर्क्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपके लिटरेरी वर्क्स हो गए, आर्टिस्टिक वर्क्स हो गए, ठीक है। सिनेमाटोग्राफी हो गई, फैशन डिज़ाइंस हो गए, परफॉर्मेंसेज हो गई, पेंटिंग्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए। तो अब याद रखना चाहिए कि कंसेप्ट आइडियाज़ हैं, स्लोगन्स हैं, मेथड्स हैं, शॉर्ट फ्रेजेस हैं, ये सब कॉपीराइट के अंडर में नहीं आते, बट इतनी चीज़ें आती हैं। तो जब इतनी चीज़ें जब आती हैं तो हम ये जानेंगे कि इतनी चीज़ें में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त ने गाना लिखा था, बट उसने गाने को कॉपीराइट नहीं कराया। कल को चल के एक बड़े म्यूजिक ये वहाँ पे ये प्रोड्यूसर ने उसको कॉपीराइट करा लिया, तो गाना उनका हो गया, ठीक है। तो उसने जो काम नहीं किया उसकी वजह से उसको काफ़ी लीगल पेंडिंग या कोर्ट्स में जा कर के उसे काम करना पड़ा कि ये काम मेरा है सर, काम मेरा है। तो ये सब काम से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने काम को खुद कॉपीराइट करा लें, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम ये जानेंगे कि आपको कॉपीराइट की ज़रूरत क्यों आती है, ठीक है। तो अभी मैंने पहले ही फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि वो आपका काम है, ठीक है। वो आपका काम है और उससे आपको आगे आने वाले फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई गाना लिखते हैं, अब गाना बहुत लोग अपने मन से लिख देते हैं, ठीक है, एज़ अ हॉबी। उन्हें मन किया, उन्होंने गाना लिख दिया। अब काफ़ी लोग उसको पैसा कमाने के नज़रिए से लिखते हैं कि आई हैव टू अर्न मनी, सो आई एम राइटिंग द सॉन्ग, ठीक है। बट दोनों केसेस में ये होता है कि अगर आप गाना अपने मन से लिखें या गाना को आप फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग से लिखें, दोनों में ये ज़रूरी है कि आपके पास एक राइट होना चाहिए, ठीक है, गवर्न बाय लॉ। कानून की नज़र में जब वो राइट वैलिड हो जाएगा तो आप किसी भी कोर्ट में जो आपके काम को चुरा रहा है आप उसको चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। एक पर्पस तो ये हो गया। तो क्या लिखा है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है। आप ये मैंडेटरी नहीं है, आप कराना चाहें कॉपीराइट तो भी ठीक है, नहीं कराना चाहें तो भी ठीक है, ठीक है। हॉबिस्ट्स के लिए जो फ्री में काम पब्लिश करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्हें ये क्रिएटिव कॉमन राइट्स लेने ज़रूरी होते हैं। आपने विकिपीडिया पे देखा होगा, विकिपीडिया मोस्टली गवर्न होती है क्रिएटिव कॉमन राइट्स पे, ठीक है। वो ऐसी ग्लोबल राइट्स पॉलिसी है कि एक बार विकिपीडिया पे जो आ जाता है
वो ग्लोबल राइट्स के दायरे में आ जाता है कि एनीवन कैन फ्रीली पब्लिश इट, कॉपी इट एंड यूज एज पर देयर ओन पर्पसेस, अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ के उस पर काम कर सकते हैं। तो वो विकिपीडिया की पॉलिसी है। क्यों? क्योंकि वो हॉबिस्ट्स के लिए, वो हॉबिस्ट्स अपने हिसाब से, हॉबी के पर्पस से फ्री काम करते हैं उस पर, ठीक है। बट जब आप उस पर अपने राइट्स करा लेंगे, सो इट विल गिव यू अ सर्टेन सेट ऑफ मिनिमम राइट्स ओवर योर वर्क एंड द प्रोटेक्शन, नो वन विल बी एबल टू कॉपी योर वर्क फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम। अब ऐसा नहीं कि पूरी लाइफ टाइम के लिए आपके हैं, बट एक एक लिमिटेड पीरियड के लिए आपको कॉपीराइट्स मिल जाएंगे कि जिस पे आप उस पे थोड़े से पैसे बना सकते हैं, ठीक है। कोई आपके वर्क को कॉपी नहीं कर पाएगा, ठीक है। इससे आपके पास क्या होगा? अब इससे बहुत सी चीजें हो सकती हैं कि आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। मोटिवेशन मिलेगा कि आप और काम करें, या आपके अंडर में जो लोग हैं, इफ यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, इफ यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस, देन आप अपने अंडर में जितने भी लोग हैं उनको भी मोटिवेट कर पाएंगे दैट यू विल गेट योर कॉपीराइट एंड लेट्स डू आवर वर्क, ठीक है। सो यू विल गेट पॉजिटिव, आप पॉजिटिव हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा काम करने की आपके अंदर इच्छा आएगी। तो यहाँ पे पहला क्या लिखा है? क्रिएट्स अ पब्लिक रिकॉर्ड। तो एक पब्लिक रिकॉर्ड में जनहित में सबको मालूम हो जाएगा कि ये काम केवल आपका है, दैट मीन्स यू हैव डन द वर्क इन योर ऑनेस्टी, ठीक है। दूसरा लिखा है यू कैन स्यू एनीवन, ठीक है। और दूसरा, जाहिर सी बात है, जब आपके पास राइट हो जाएगा तो उस पर आप कोर्ट में जाके किसी को भी चैलेंज कर पाएंगे, ठीक है। और कैसे हो सकता है ये चैलेंज? आप कब करेंगे? जब कोई भी आपके काम को कॉपी कर लेगा, ठीक है। तीसरा क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स यू विद इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स में जब आपके पास कॉपीराइट हो जाएगा तो कोई भी बंदा, अब जैसे आपने कोई कॉमिक्स बनाई, ठीक है, सभी लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं, बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं, तो जो लोग कॉमिक्स लिखते हैं, जो लोग कॉमिक्स बनाते हैं, वो जब अपने काम को कॉपीराइट कराते हैं और जब उसका विजुअल अडेप्टेशन होता है, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स शोज इस समय बहुत हो रहा है, एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज राइट नाउ नंबर 1 इंडिया पे चल रही है, इंडिया टुडे में, दैट इज वन पीस। तो वन पीस क्या है? एक विजुअल नॉवल है, ठीक है, एक मांगा है जिसके ऊपर नेटफ्लिक्स ने एक पूरी की पूरी विजुअल अडेप्टेशन, पूरी सीरीज तैयार कर दी। बट उन्होंने ये करने के लिए क्या किया होगा कि जो उनके ऑथर हैं, ठीक है, उनके ऑथर के पास गए होंगे, बोला होगा सर हमें ऐसी एक सीरीज तैयार करनी है, लाइव एक्शन सीरीज तैयार करनी है, सो सर हमें आपके परमिशन की जरूरत है। तो जब उनके ऑथर ने परमिशन दी होगी तब वो आगे बढ़े होंगे, ठीक है। जब वो आगे बढ़े होंगे तब उन्होंने चीजों को तैयार किया होगा। बट इतनी चीजों से जो उनके ऑथर, उनको फायदा क्या हुआ? पैसे से, ठीक है। उनको बहुत सारे पैसे ऑफर किए गए। अब केवल नेटफ्लिक्स ही तो नहीं होगा, और भी सारी चीजें होंगी, ठीक है। जैसे डिज्नी भी उनके पीछे पड़ा होगा, ठीक है, सोनी लिव भी उनके पीछे पड़ा होगा, सर हम बनाएंगे हम बनाएंगे। जिसने ज्यादा अच्छे से ऑफर किया, जिसने ज्यादा क्रिएटिव तरीके से ऑफर किया, जिनका आइडियाज बहुत अच्छा था, ऑथर ने उसको समझते हुए उनको दे दिया। बट कॉपीराइट्स उनको क्या मिला? इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है। इसके बाद चौथा क्या है? इट अलाउज यू टू सेल और द पास राइट्स, ठीक है। अब आपके पास राइट्स हैं बट आप उसे किसी और को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपने भाई को वो कॉपीराइट्स फॉरवर्ड कर सकता हूं, ठीक है, अपने किसी बहुत ही ट्रस्टेड फ्रेंड को फॉरवर्ड कर सकता हूं, मैं अपनी लीनिएज को ऑफर कर सकता हूं। कैसे? आई एम 88 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, मैं नहीं जानता हूं व्हेन आई विल गो टू हेवन, सो मैं अपने नॉमिनी में किसी को रखूंगा, मैं अपनी लीनिएज में किसी को रखूंगा, या किसी ट्रस्टेड फ्रेंड को अपने साथ में रखूंगा कि जिसको मैं अपने कॉपीराइट्स दे सकूं, ठीक है, तो मैं से पास कर पाऊंगा। इट अलाउज यू टू गेट लीगल एविडेंस ऑफ योर ओनरशिप। इससे आपके पास एक लीगल एविडेंस हो जाएगा। कोई आपसे पूछेगा कि हाँ इस पे आपके कॉपीराइट्स कैसे हैं, हाउ डू आई नो? सो व्हेन यू विल शो हिम द सर्टिफिकेट, द कॉपीराइट सर्टिफिकेट, ही विल नो दैट यू हैव द लीगल एविडेंस, ठीक है, आपके पास एक लीगल एविडेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? इट अलाउज यू टू चेंज द फॉर्म ऑफ योर वर्क, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई काम बना दिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसको चेंज करने के लिए आपके पास कॉपीराइट्स में कुछ ना कुछ एक प्रावधान हो जाएगा कि आप कभी भी उस काम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और सातवां क्या है? ऑब्वियसली स्टैंड आउट इन द क्राउड। जब सबको ये मालूम हो जाएगा कि उस फला व्यक्ति ने अपने काम के लिए कॉपीराइट्स कराया, दैट मीन्स यू हैव समथिंग अप ऑन योर स्लीव, ठीक है, आपके पास कुछ ऐसा है जो किसी के पास नहीं है, यू आर यूनिक, ठीक है। तो मार्केट में सभी लोग उस काम को कॉपी करने से पहले आपके पास जरूर आएंगे। मैंने अभी नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दिया वन पीस के सीरीज में, वन पीस ऑलरेडी काफी यूनिक सीरीज है, तो स्टैंड आउट इन द क्राउड।
तो वो स्टैंड आउट इन द क्राउड थी, ठीक है। वो पहले से इतनी यूनिक थी कि नेटफ्लिक्स वाले उनके पास गए और कॉपीराइट्स के गवर्न में उनसे राइट्स मांगे कि सर हमें थोड़ा सा उस पर काम करना है, आप हमें इजाजत देंगे तब हम काम करेंगे, जिससे हम आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स देंगे, ठीक है। इसके बाद राइट्स ऑफ कॉपी ओनर पे आते हैं, ठीक है। जब कॉपीराइट जो ओनर होता है उसके पास दो स्टैंडर्ड राइट्स होते हैं, पहला इकोनॉमिक राइट्स और दूसरा मॉरल राइट्स। इकोनॉमिक राइट्स में पैसे से रिलेटेड राइट्स आ जाएंगे और मॉरल राइट्स में जो पब्लिक हायरार्की है, ठीक है, जैसे कोई आपके काम की कोई पायरेसी ना कर पाए, ठीक है, कोई आपके काम को इन्फ्रिंज कर रहा है तो आप उसे लीगल स्यू कर पाए, तो ऐसे मॉरल राइट्स होते हैं। इसके बाद राइट्स ऑफ कॉपी ओनर्स, जब हम उन दो राइट्स के बारे में चर्चा कर ली, अब उन दो राइट्स में और भी सब राइट्स हैं, ठीक है। उन दो राइट्स के अंडर भी इतने सब राइट्स हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। तो देयर आर 7 अदर राइट्स, ठीक है। दैट इज राइट ऑफ रिप्रोडक्शन। जब आप कॉपीराइट करा लेंगे तो उस पे आपके पास अधिकार हो जाएगा कि आप अपने काम को रिप्रोड्यूस कर पाएं, आप अपने ही काम की कॉपी करके लोगों को पहुंचा पाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं, बुक्स आर द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे आपने कोई बुक लिखी, आपने क्या, मैं कहता हूं कि अरिहंत का मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एवरीवन नोज अबाउट अरिहंत। सो अरिहंत क्या करता है, वो पब्लिशर्स को वो खुद एक पब्लिशर है, वो लोगों को इनवाइट करता है कि आप आइए हमारे यहाँ स्टूडियो है, वहाँ पे बुक लिखिए, ठीक है। आप बुक लिखेंगे, हम आपकी बुक को पब्लिश करेंगे और जो पब्लिश करने के बाद जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स बनेंगे वो हम आपको देंगे, ठीक है। वो जब बुक पब्लिश होती है, वो जो पहली बुक पब्लिश होती है उसी को रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, ठीक है, रीप्रिंट एडिशन, तो हर साल बुक फिर से छपती है। अब ऐसा नहीं है कि उस पर अरिहंत के राइट्स खत्म हो जाएंगे, अरिहंत के राइट्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा जिसने बुक लिखी है उसके भी कॉपी राइट्स होंगे, तो उसी कॉपीराइट से हम रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। राइट टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट में और रिप्रोड्यूस में छोटा सा अंतर यही है कि जब वो काम रिप्रोड्यूस होगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के राइट्स भी हमारे पास होंगे, कोई और उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने राइट्स दे रखे हैं, मैंने एक बुक लिखी, मैंने अपने राइट्स अरिहंत को दे दिए या एस चांद कंपनी को दे दिए, एवरीवन नोज ऑल्सो अबाउट एस चांद। मैंने कहा कि सर आप ही बुक डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, नो वन एल्स डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, नो वन एल्स विल डिस्ट्रीब्यूट। तो उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, बट बीच में क्या हुआ कि किसी और कंपनी ने मेरे काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो एस चांद के पास भी राइट्स होंगे और मेरे पास भी राइट्स होंगे कि हम उन्हें कोर्ट में लीगल स्यू कर पाए, ठीक है। तीसरा काम या तीसरे राइट के बारे में हम जानेंगे, दैट इज राइट टू मेक डेरिवेटिव वर्क्स, ठीक है। उसी काम को विजुअली अडेप्ट करना, जैसे भी मैंने नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दिया था, वो एक मांगा पे लिखी गई है, ठीक है, वो मांगा कॉपीराइटेड मांगा है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उस पर विजुअल अडेप्टेशन नहीं हो सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए जा सकते। मांगा में कुछ और लिखा है बट विजुअल अडेप्टेशन में कुछ और दिखाया गया है, थोड़ी सी चीजें ऑल्टर की गई हैं। ऐसा हम हर जगह देखते हैं कि जैसे कोई बायोग्राफी होती है, बायोग्राफी में थोड़ा सा चेंज करके कुछ और घुमा करके लिख देते हैं। दैट मीन्स ये नहीं होता है कि हम कर नहीं सकते, वी कैन डू इट, बट वी शुड हैव द कॉपीराइट टू मेक द डेरिवेटिव वर्क्स आउट ऑफ इट, ठीक है। हमारे पास ऐसे राइट्स होने की चाहिए कि जिससे हम उन चीजों को ऑल्टर कर सकें, ठीक है, ताकि हमें उतने राइट्स मिले। राइट टू फॉलो, राइट टू फॉलो एक बहुत ही स्पेसिफिक राइट है, ठीक है। राइट टू फॉलो में क्या होता है कि आपने कोई आर्ट बनाई, ठीक है, एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। आपने कोई आर्ट बनाई, आर्ट बनाने के बाद आपने उसको 100 रुपए में किसी को बेचा, 100 रुपए में जब आपने उसको बेचा तब अगले व्यक्ति ने उसको 2000 रुपए में बेच दिया। आपने कहा ये तो यार बड़ी नाइंसाफी है, मैंने 100 रुपए में बेचा, उसने 2000 में बेच दिया। तो डिफरेंशियल अमाउंट है, दैट इज 1900 रुपीज, आप उस पर क्लेम आउट कर पाएंगे, आप उस पर फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। ये होता है आपका कॉपीराइट कि आपने उसको प्रोड्यूस किया, यू हैड प्रोड्यूस्ड इट एंड समवन इज मेकिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, ठीक है। वो आपको उल्लू बना गया, ही मेड अ फूल आउट ऑफ यू, बट यू आर नॉट अ फूल, ठीक है। आप फूल नहीं है, आपने ये देखा कि उसने चालाकी दिखाई एंड नाउ यू कैन क्लेम दैट 1900 रुपीज और परसेंटेज फ्रॉम इट, ठीक है। आप परसेंटेज ले सकते हैं कि भाई 50% मेरा, तुमने मेहनत की है भाई, ऐसा चलो ठीक है, 50 अपना रख लो, 50 हमको दे दो। और फिर कहेगा नहीं सर 50-40, यहाँ पर पीएसआर आप अपना डिसाइड कीजिएगा, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप अपना अपने में डिसाइड कर लीजिएगा। बट आप राइट टू फॉलो में जा सकते हैं। राइट ऑफ पैटर्निटी में क्या है कि कोई भी बंदा कल को चल के
आपके काम को रिप्रोड्यूस कर दे। ठीक है, अभी मैंने बताया राइट ऑफ रिप्रोडक्शन, पर वो राइट केवल आपके पास होगा। पर क्या हो कि अगर कोई और उसको काम कर ले जाए, किसी और ने उसको रिप्रोड्यूस कर लिया, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप उस राइट को क्लेम कर लेंगे। दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, राइट ऑफ पैटर्निटी। सुई जेनेरिस राइट्स भी इसी राइट से रिलेटेड होता है। दैट इज, उसमें क्या होता है कि आप जिसने भी राइट क्लेम किया है, आप उसके पास जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट करने के राइट से भी उससे ले लेंगे। दैट इज सुई जेनेरिस राइट्स। बहुत, दोनों में बहुत नॉमिनल सा अंतर है। एंड प्राइवेट कॉपिंग में आप किसी को ये राइट दे पाएंगे कि अगर वो अपने एजुकेशनल पर्पज से या कोई ऐसे पर्पज से जो पर्पज कमर्शियल मोटिव ना हो, दैट मीन्स कि उससे वो पैसा ना कमा सके, तो वो कॉपिंग अलाउड होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स तैयार करते हैं, आधे से ज्यादा तो विकिपीडिया से छाप लेते हैं। मैंने भी थोड़ा बहुत कॉपी किया है। सो ऐसा नहीं है कि वो अलाउड नहीं होता, वो अलाउड होता है। ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट कॉपिंग के दायरे में है। हम किसी के राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर रहे हैं, उससे हम कोई प्रॉफिट्स नहीं कमा रहे हैं। तो जैसे एजुकेशनल पर्पज हो गया, ठीक है, कोई नॉन गवर्नमेंटल पर्पज हो गया, एनजीओस कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। वो आपसे पूछेंगे सर ऐसा ऐसा है, हम इससे प्रॉफिट नहीं कमाएंगे सर, हमें ऐसा काम करना है, और आप एग्री कर जाएंगे बिकॉज यू नो समवेयर डीप इन योर हार्ट कि इससे कोई इकोनॉमिक मोटिव नहीं है, इससे जनता का मोटिव है, इससे जनता की भलाई होगी। तो ये प्राइवेट कॉपिंग के दायरे में है। इतना जानने के बाद कि कितने टाइप के कॉपीराइट्स होते हैं, अब ये जानना जरूरी है कि कौन कौन रजिस्टर कर सकता है अपने कॉपीराइट्स। तो कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व हैं। पहला तो वो आदमी खुद होगा जो अपना काम बनाएगा, दैट इज द ऑथर। ठीक है, तो अगर आप खुद बना रहे हैं, दैट मीन्स कि आप अपने कॉपीराइट खुद इंश्योर कर सकते हैं, आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, यू आर द फर्स्ट पार्टी। दूसरा क्या है, द ओनर ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स। ठीक है, अब पहला तो ऑथर हो गया जिसने बनाया। ठीक है, ऑथर ने अपने भाई से कहा भाई ऐसा है, आप काम को मेरे रजिस्टर करा लो। ठीक है, तो द ओनर ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स, उसने एक उस पे छोटे से कागज पे लिखवाया कि हाँ मेरा भाई मुझे अधिकार देता है कि मैं आगे चल के मैं इस सेट ऑफ आर्ट पर मैं अपने राइट्स करा पाऊंगा या मैं अपने भाई के राइट्स करा पाऊंगा। दैट इज द ओनर ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स। ठीक है, इसके बाद कॉपीराइट क्या हो गया, कॉपीराइट ये क्लेमेंट। मान लीजिए किसी ने, किसी बंदे ने काम किया, एक गाना लिखा और गाना गा दिया, बट उसने गाने पर कोई कॉपीराइट नहीं लिया। कल को चल के टी सीरीज वाले क्या करते हैं, मैं यहाँ कॉपीराइट इन्फ्रिंज नहीं करूंगा, बट फॉर एग्जांपल कोई अदर कंपनी है, वो जाते हैं वो कॉपीराइट क्लेम करते हैं। ठीक है, वो म्यूजिक कंपनी कॉपीराइट ओनर हो जाएगी। ठीक है, दैट इज दे कैन क्लेम द कॉपीराइट, बट दैट अदर पर्सन कैन ऑल्सो चैलेंज देम इन द कोर्ट। ठीक है, वो भी कोर्ट में जाएगा, कहेगा सर ये तो मेरा गाना लिखा है। कोर्ट पूछेगा कैसे, फिर वो पूरी प्रोसेस समझाएगा, वो कंपनी भी प्रोसेस समझाएगी। जो उनमें से जो भी पार्टी होगा वो कॉपीराइट हो जाएगी, क्लेमेंट हो जाएगी, और उसी के नाम पर दर्ज हो जाएगा कि ये उसका कॉपीराइट है। ठीक है, और चौथा है ऑथोराइज्ड एजेंट। ठीक है, अब चौथे और दूसरे में यही अंतर है कि दूसरे में हम अपने किन्स को देते हैं, अपने फ्रेंड्स को दे देते हैं। चौथे में क्या है कि एजेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके कॉपीराइट को रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, इसमें दूसरे में क्या है कि वो खुद भी अपने नाम पर साझा और अपने नाम पर, आपके नाम पर कॉपीराइट रजिस्टर करा सकता है, बट एजेंट ऐसा नहीं करते। एजेंट का जनरली काम होता है कि आपके लिए कॉपीराइट रजिस्टर करवा देंगे, आपके नाम पर एक सर्टिफिकेट जारी होगा और आप उसे अपने पास रख लेंगे फॉर दी फ्यूचर पर्पसेस। ठीक है, तो ये चार कैटेगरी के लोग होते हैं। ठीक है, अब इसी को एक एक करके समझेंगे। तो ऑथर कौन होता है, ऑथर द वन हु एक्चुअली क्रिएटेड द वर्क। ठीक है, जिसने खुद वो काम तैयार किया हो। ठीक है, अब इफ मेड ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट देन द एम्प्लॉयर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर उसने एम्प्लॉयमेंट में तैयार किया है, नौकरी कर रहा था, नौकरी पेशा आदमी है, ठीक है, उसने अपने काम, उसने वहां नौकरी में काम करते हुए ऐसे कुछ चीजें तैयार की, कोई गाना लिख दिया, कोई मांगा लिख दी, ठीक है, ऑफिस में बैठे बैठे कोई आर्ट बना दी जो इतनी फेमस हो गई ओवर द मिडनाइट कि अगले दिन हर आदमी सोचने लगा किसने बनाया, किसने बनाया। ठीक है, वो आदमी कहेगा नहीं मैंने बनाया। एम्प्लॉयर कहेगा अरे यार आपने तो ऑफिस में बैठ के बनाया, दैट मीन्स उसमें मेरा भी हक है। ठीक है, और उसका हक होगा क्योंकि आपने उसके प्रेमाइसेस में बैठ के वो तैयार किया है। तो दिस इज द वर्क मेड फॉर हायर। ठीक है, वो उसके काम के पर्पज से हो सकता है। तो बीवेयर, घर में बैठ के अपनी चीजों को तैयार करें, अपनी चीज, अपना जो
यूनिक वर्क है वो अपने पास ही बैठ के बना, अपने घर पे बनाए, काम पे नहीं, ठीक है। तो सच एन ऑथर इज लीगली अलाउड टू गेट अ कॉपीराइट फॉर हिज वर्क, ठीक है। जो ऑथर होगा वो लीगल कॉपीराइट क्लेम करने का अधिकार होगा, ठीक है। द ओनर ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स, द कॉपीराइट लॉ कैन ग्रांट अ पर्सन एक्सक्लूसिव राइट्स टू कंट्रोल एंड यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन ओरिजिनल वर्क, ठीक है। सीधी सिंपल बात कि कॉपीराइट लॉ किसी को भी अधिकार दे सकता है कि वो सर्टेन सेट ऑफ राइट्स को फॉलो करते हुए अपने राइट्स को एनफोर्स करा सके इन रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक पीस ऑफ वर्क, ठीक है। जैसे म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया। दीज राइट्स इंक्लूड द राइट टू रिप्रोड्यूस, अभी बात हुई थी, राइट टू रिप्रोड्यूस, राइट टू रिडिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक डिस्प्ले हो गया, राइट टू परफॉर्म वर्क हो गया। राइट टू परफॉर्म का मतलब कि अगर मैंने कोई परफॉर्मेंस किया, जैसे कोई ड्रामा हो गया, कोई प्ले हो गया, तो उसको राइट टू परफॉर्मेंस कहते हैं। डांस हो गया, ऐसी चीजों का भी कॉपीराइट हो सकता है। तो उन चीजों को परफॉर्मेंस करने का भी राइट्स, एनफोर्स करने का राइट्स मेरे पास है, ठीक है। द ओनर ऑफ सच एक्सक्लूसिव राइट्स इज परमिटेड टू अप्लाई फॉर रजिस्टरिंग हिज क्लेम, ठीक है। अब जो ओनर होगा, फॉर एग्जाम्पल टीम लीडर होगा, उसने और उसकी टीम ने मिलकर एक डांस परफॉर्म किया, दैट डांस वॉज सच यूनिक दैट इट बिकेम सेंसेशन हो गया पूरे मार्केट में, भैया ऐसा डांस किया गया है, परफॉर्म किया गया है। और उनका जो टीम लीडर होगा वो जा करके उस डांस का, उस परफॉर्मेंस का कॉपीराइट करा पाएगा, ठीक है। इसके बाद कॉपीराइट क्लेमेंट, ठीक है। या तो ये ऑथर हो सकता है, जाहिर सी बात है, कॉपीराइट जो क्लेमेंट है वो ऑथर खुद हो सकता है, या एक ऐसा आदमी या ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज ऑब्टेन्ड ओनरशिप राइट्स फ्रॉम द ऑथर थ्रू हर रिटन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें ऐसा कोई और भी व्यक्ति हो सकता है जो ऑथर के पास जाए और कहे सर ऐसा है कि हम और आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम आपको इतने पैसे देंगे, हम आपको इतनी जमीन जायदाद देंगे और आप ये काम हमारे नाम कर दीजिए थ्रू अ रिटन पीस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करा लेगा, एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा कि हाँ ये एग्रीमेंट आज से एनफोर्सेबल है, और कोर्ट में जाके आपने उसको एनफोर्स करा लिया। तो उससे क्या होगा कि आपके पास वो राइट्स आ जाएंगे जो अगले ऑथर के पास होंगे। दैट मीन्स कि आप भी कॉपीराइट क्लेमेंट हो सकते हैं, बट यू शुड नो हाउ टू डील विद इट, ठीक है। आप ऑथर के पास जाइए, उनसे कहिए कि सर मैं आपके काम को पब्लिश कराऊंगा, आई हैव द मनी, यू हैव द रिसोर्स, ठीक है। मेरे पास पैसे हैं और आपके पास मेहनत है, हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ऑथराइज्ड एजेंट, ठीक है। काफी सारे बिजनेसेस होते हैं, जैसे आपका भी बिजनेस हो सकता है। जैसे आप ऑथर्स को अपने यहाँ इनवाइट कर सकते हैं, ऑथर्स आपके साथ बैठेंगे, आर्ट्स तैयार करेंगे, म्यूजिक तैयार करेंगे, ठीक है। जब वो म्यूजिक एंड आर्ट्स तैयार करेंगे तो आपके पास मनी होगा, आपके पास रिसोर्सेज होंगे, और आप उनका इस्तेमाल करके उनके बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑथराइज्ड एजेंट कौन कौन हो सकता है, ऑथर हो सकता है, कॉपीराइट क्लेमेंट हो सकता है। मैंने पहले बताया था एजेंट स्पेसिफिकली तैयार किए जाते हैं या खुद तैयार होते हैं, उसमें उनका इकोनॉमिक मोटिव होता है, ठीक है। वो हमसे पैसे लेते हैं कि सर मैं आपका काम रजिस्टर करा दूंगा, आपको टहलने की जरूरत नहीं है, यू सिट इन योर ऑफिस एंड डू योर वर्क वेरी पैशनेटली एंड आई विल डू द रेस्ट ऑफ योर वर्क फॉर कॉपीराइट प्रोसेस, ठीक है। आप बैठ जाइए, सारा काम मैं करा दूंगा, आपको उठने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप अधिकतर लोग ऐसे बंदों को काम दे देते हैं, ठीक है। दे आर ऑथराइज्ड टू डू द वर्क, और यू कैन आइदर डू द वर्क योरसेल्फ बाय ई फाइलिंग ऑप्शन अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, बट आप ऐसे भी प्रोसेस से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एजेंट्स में, ठीक है, तो एजेंट्स ऐसे बंदे होते हैं जो किनके बिहाफ पर काम करेंगे, ऑथर के बिहाफ पर काम करेंगे, कॉपीराइट क्लेमेंट के बिहाफ पर काम करेंगे, ठीक है, या ओनर ऑफ द एक्सक्लूसिव राइट्स। अभी उन तीन के बारे में जो हमने डिस्कस किया, उनके बिहाफ पर एक ऐसा बंदा आएगा, कहेगा सर मैं काम करूं, तो ये बंदा एजेंट हो गया। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि देयर इज नो एज बार फॉर गेटिंग अ कॉपीराइट एंड अ माइनर इज आल्सो एंटाइटल्ड टू गेट अ कॉपीराइट, ठीक है। माइनर्स भी कॉपीराइट होल्डर्स हो सकते हैं, दे कैन आल्सो बी द कॉपीराइट ओनर्स, ठीक है। इसमें कोई एज बार नहीं है। जैसे 5 साल के बच्चे ने कुछ ऐसी आर्ट बनाई जिसने सबका मन मोह लिया, he can be also the copyright owner with the assistance of his guardian, but इसका मतलब ये नहीं है कि that he is not entitled to take the copyright, ठीक है। वो कॉपीराइट ले लेगा, उसमें कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कि उसका कोई लीगल गार्डियन होगा, बट उसी के नाम पर वो पीस रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, कॉपीराइट ऐसा क्यों है, कॉपीराइट लॉ रिकॉग्नाइज करता है क्रिएटिविटी, कि क्रिएटिविटी है, और कोई भी एज क्रिएटिविटी पर बार नहीं लगा सकती। आपके मन में कभी भी
आप पॉजिटिव रहिए, आपके मन में कभी भी ऐसी चीज़ आ जाएगी जो पूरी दुनिया को शॉक कर दे, हैरान कर दे। काफ़ी लोग करते ही हैं। शायद मेरे ख्याल से 2 से 3 साल पहले एक फ़िल्म का सीन बड़ा पॉपुलर हुआ था, जिसमें अ गर्ल विंग्ड, एक लड़की ने आँख मारी और पूरी रातों रात सेंसेशन हो गया, ठीक है? बट वो एक फ़िल्म का था, तो वो फ़िल्म ऑलरेडी कॉपीराइट से रजिस्टर्ड थी। बट अगर कोई ऐसा करता, ठीक है, यूनिक वे में, तो ही वो भी रजिस्टर किया जा सकता था, ठीक है? अब इसमें क्या, ऑल्सो इन केस द वर्क इज क्रिएटेड बाय 2 और मोर पीपल, देन द क्रिएटर्स ऑफ द वर्क आर को-ओनर्स। जाहिर सी बात है, अगर एक या एक से ज्यादा व्यक्ति मिलके काम करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, तो वो दोनों ही को-ओनर हो जाएंगे, या दो से ज्यादा जितने लोग होंगे सबके सब को-ओनर कहलाएंगे, ठीक है? क्योंकि उन्होंने एग्री किया है। इसके लिए एक एग्रीमेंट होना जरूरी है सबके बीच में, कि हम सभी ने मिलकर काम किया है, दैट वी आर लायबल टू गेट द कॉपीराइट रजिस्टर्ड, एंड इफ एनी इकोनॉमिक राइट्स अराइजेस, देन इट विल बी शेयर्ड विद बिटवीन अस, ठीक है? वो हमारे बीच में ही बांटा जाएगा, पैसा हमारे बीच में बटेगा, ठीक है? अब एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? जब इतनी चीजें डिस्कस कर ली कि भाई कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है, कॉपीराइट कौन कौन रजिस्टर करा सकता है, ठीक है, तो कॉपीराइट सबसे अब हम इंपॉर्टेंट फेज में चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट फेज में क्या है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के लिए बेहद बेहद जरूरी है। तो जो भाई हमारे बिजनेस कर रहे हैं, उनको बिजनेस करने में बहुत ध्यान रखना होगा कि अगर उनके पास कुछ यूनिक चीजें तैयार होती हैं, तो उसको रजिस्टर कराने के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी हैं, ठीक है? अगर आपका काम पब्लिश हो चुका है, आपने इंटरनेट पर पब्लिश कर दिया, मार्केट में पब्लिश कर दिया, तो उस काम की 3 कॉपी लगेगी। काम अनपब्लिश्ड है तो मैन्युस्क्रिप्ट की 2 कॉपी लगेगी। मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ वर्ड इसलिए यूज किया गया है, दैट मीन्स कि द वर्क इज स्टिल अनपब्लिश्ड, वो काम अभी पब्लिश नहीं हुआ है। तो जब वो काम पब्लिश नहीं होगा, तो उसके हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलेंगे। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब मूल दस्तावेज, ठीक है? मूल दस्तावेज सिंपल भाषा में समझने के लिए उसकी आपकी 2 कॉपी लगानी पड़ेगी। काम पब्लिश है तो 3 कॉपी, नहीं पब्लिश है तो 2 कॉपी। अगर आपका एप्लीकेशन कोई अटर्नी फाइल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई लॉयर फाइल कर रहा है, तो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी चाहिए होगी, ठीक है? आपको एक कागज पे लिख के देना पड़ेगा कि हाँ, मेरे बिहाफ पर एक लीगल अटर्नी है, एक लॉयर है, एक एडवोकेट है, वो काम करेगा और वो मेरा कॉपीराइट रजिस्टर करवाएगा, ठीक है? ऑथराइजेशन चाहिए वर्क के रिस्पेक्ट में, इफ द वर्क इज नॉट द वर्क ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है? अब आप कहीं एक जगह काम कर रहे हैं, ठीक है? आपने वहां काम करते करते चीजें बना ली, आपने घर पे बैठे बैठे चीजें बना ली, तो उसमें क्या होगा कि आपको अपने एम्प्लॉयर से भी वो परमिशन लेनी होगी दैट सच वर्क इज नॉट रिलेटेड टू योर वर्क। आपको जो वहां पे काम सौंपा गया, वो आपके उस यूनिक काम से रिलेटेड नहीं है जिसपे आप कॉपीराइट लेना चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो आपको कॉपीराइट नहीं मिल पाएगा। बहुत जरूरी है ये चीज समझना कि जो लोग काम करते हुए जब कोई यूनिक आर्ट, यूनिक म्यूजिक तैयार करते हैं, तो उनको अपने एम्प्लॉयर से भी एक रिटन डिक्लेरेशन लेनी होती है कि हाँ, इनका ये काम मेरे काम से रिलेटेड नहीं है, दैट ही इज फ्रीली अलाउड टू पब्लिश इट, ठीक है? वो उस पे बहुत फ्री हैं, ठीक है? वो कभी भी अपना काम कैसे भी पब्लिश करा सकते, उनका काम मेरे काम से रिलेट नहीं करता जो मैंने काम इनको ऑफिस में दिया है, ठीक है? इसके बाद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टाइटल एंड लैंग्वेज ऑफ द वर्क। सीधी सिंपल बात है, जब आप इतनी चीजें बता रहे हैं तो आप एक एक करके चीजें बताएंगे। आपके काम का टाइटल क्या है, ठीक है, और उसकी लैंग्वेज क्या है। अगर कोई रीजनल लैंग्वेज है, वर्नाकुलर लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा की है, तो आप उसको बताएंगे। स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है, तो आप उसको लिखेंगे। जर्मन है, इसके अलावा फ्रेंच है, जापानीज है, तो आप उन लैंग्वेजेस को यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है? इसके बाद और क्या क्या चीजें आपको चाहिए, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेम, एड्रेस एंड नेशनैलिटी ऑफ द एप्लीकेंट। जाहिर सी बात है, जब आप अपना चीजें रजिस्टर कराएंगे तो उसमें आप अपनी नेशनैलिटी लिखेंगे, नेम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। कुछ चीजें मेंशन नहीं होती फिर भी उसको जानना जरूरी है, जैसे आप क्या देंगे, सबमिट करेंगे अपना आधार, जिसमें आपका नेम एड्रेस अपने आप लिखा होगा, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगी, फोटो भी उसमें कवर हो जाएगी। आधार से जब आपका डिजिटल डेटा प्रोसेस किया जाएगा, तो पैन कार्ड तो आपसे मांगा जाएगा, पर आपको पैन कार्ड भी देना होगा, इसमें लिखा नहीं है बट पैन कार्ड भी देना पड़ेगा, ठीक है? एप्लीकांट मस्ट प्रोवाइड हिज मोबाइल नंबर एंड ईमेल, ठीक है? तो क्या है कि एप्लीकांट को मोबाइल नंबर भी देना होगा और ईमेल आईडी भी देनी होगी, ठीक है? इसके अलावा इफ द एप्लीकांट इज नॉट द ऑथर, a document containing the name, address
एंड नेशनलिटी ऑफ द ऑथर, एंड इफ द ऑथर इज डिसीज्ड देन हिज डेथ। ठीक है, अगर एप्लीकेंट खुद ऑथर नहीं है तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसपे ऑथर का सारा एड्रेस, नाम, नेशनैलिटी, और अगर वो डेथ, इफ ही इज डेड, इफ ही इज नॉट इन दिस वर्ल्ड एनी मोर, देन हिज डेट ऑफ डेथ। ठीक है, डेट ऑफ डेथ के साथ भी ये बड़ी चीजें मालूम होनी चाहिए कि अगर आप ऐसे व्यक्ति का काम अपने नाम पर कॉपीराइट करा रहे हैं, द वन हु इज डेड, दैट मीन्स यू हैव टू प्रोवाइड हिज डेथ सर्टिफिकेट। ठीक है, एक डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। फिर इसके अलावा लीगल प्रोसेस छोटी सी मैं बता दे रहा हूँ हमारे बिजनेस करने वाले भाइयों को, कि उसे एक नेशनल डेली न्यूज़पेपर में छपवाना पड़ेगा जो नेशनली छपता हो, और एक रीजनल लैंग्वेज के हर स्टेट में कि हाँ ये काम मैं कॉपीराइट करा रहा हूँ और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये 1 या 3 महीने का प्रोसेस है। 3 महीने बाद जब कोई आपत्ति कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन ऑफिस को नहीं मिलेगी तो रजिस्ट्रार वहां पर से आपकी आपत्ति, आपकी तरफ से एक आपत्ति, अपनी तरफ से आपत्ति हटा देगा। दैट मीन्स दैट यू आर now eligible to be the legal owner of that specific piece of work if someone is dead or deceased। ठीक, और आप उस पे काम अपना कॉपीराइट करा रहे हैं। if the work is used on a product, अगर कोई काम ऐसा है जो प्रोडक्ट पे यूज होना है तो उस पे हम क्या लेंगे, देन अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द ट्रेडमार्क ऑफिस। तो उसमें हम क्या करेंगे कि ट्रेडमार्क ऑफिस जाकर के एक एनओसी हम निकलवाएंगे कि उस प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इफ द एप्लीकेंट इज अदर देन द ऑथर, अगर एप्लीकेंट ऑथर से अलग है, जैसे कि अभी ऊपर डिस्कस हुआ, तो भी एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा कि भैया वो ऑथर नहीं है बट वो हमें स्पेसिफाई कर रहा है दैट यू आर फ्रीली ये अलाउड टू गेट द कॉपीराइट फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफिस। ठीक है, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनेगा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है फ्रॉम द ऑथर। ठीक है, इसके बाद इफ अ पर्सन्स फोटो इज अपीयरिंग इन द वर्क, अगर काम में उस पर्सन की फोटो आ रही है तो भी एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप वर्क प्लेस पर काम कर रहे हो और आपने वहां से कोई काम करते हुए कोई यूनिक पीस ऑफ वर्क तैयार किया है तो ऐसे केस में आपको अपनी फोटो के साथ साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा नहीं है। ठीक है, इन केस द पब्लिशर इज नॉट द एप्लीकेंट, अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द पब्लिशर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर खुद पब्लिशर एप्लीकेंट नहीं है तो वहां पब्लिशर से भी एनओसी जारी करवानी पड़ेगी कि पब्लिशर को कोई आपत्ति नहीं है कि आप उनके बिहाफ पर जाकर के कॉपीराइट ऑफिस में क्लेम रजिस्टर करा रहे हैं कि कॉपीराइट इस फला फला व्यक्ति का है, आपके नाम का है। ठीक है, अगर वर्क पब्लिश हो गया है तो ईयर एंड एड्रेस चाहिए कि पब्लिकेशन कब हुआ है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने काम पब्लिश कर दिया बाद में आप कॉपीराइट करा रहे हैं, तो आपको सारी जानकारी देना हो गया। ठीक है, कैसी कैसी जानकारी है कि काम कब पब्लिश हुआ, किस साइट पर पब्लिश हुआ, क्यों पब्लिश हुआ, रीजन क्या था, और सारी जितनी रिलेवेंट डिटेल्स हैं, यहाँ पूरा नहीं लिखा है बट ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ईयर एंड कंट्री ऑफ द सब्सिक्वेंट पब्लिकेशन। जैसे मान लीजिए कि आपने उस काम को आगे रिपब्लिश कर दिया तो उस केस में भी आप चीजों को बताएंगे। ठीक है, इन केस अ कॉपीराइट इज फॉर सॉफ्टवेयर, मान लीजिए सॉफ्टवेयर पर आप कॉपीराइट करा रहे हैं तो उस पर सोर्स कोड चाहिए होगा और ऑब्जेक्ट कोड चाहिए होगा। ठीक है, ये कैसी चीजें होती हैं जो किसी को फ्रीली नहीं दी जाती बट कॉपीराइट ऑफिस में आपको देना पड़ेगा ताकि वो उस कोड के ऊपर एक कॉपीराइट जारी कर पाए। इन केस फ्यूचर में कोई और बंदा, मैं भी इसका एक रीजन बता रहा हूं कि अगर फ्यूचर में कोई और पर्सन आपके काम पर कॉपीराइट क्लेम करता है तो कॉपीराइट ऑफिस उससे पूछेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके पास मेन सोर्स कोड है, या जब वो सोर्स कोड देगा तो उससे सोर्स कोड मैच करेंगे। अगर वो कॉपीराइट ऑलरेडी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है और उससे मैच कर जाएगा, दैट मीन्स समवन इज ट्राइंग टू डिफेम यू। ठीक है, कोई आपके नाम को डिफेम कर रहा है, कोई आपके नाम का कॉपीराइट अपने नाम पे कराना चाहता है। ठीक है, समवन वांट्स टू मेक मनी आउट ऑफ योर वर्क, कोई आपके काम पर ही पैसे कमाना चाहता है। ठीक है, इसके बाद अब हम इसके प्रोसीजर को समझेंगे कि कॉपीराइट को रजिस्टर करने का क्या प्रोसेस है। मेन कागज आपके पास हो गए। अब कागज जब हो गए हैं आपके पास तो अब आप ये समझिए कि कॉपीराइट को रजिस्टर करने के कितने प्रोसेस हैं। 3 प्रोसेस। ठीक है, 3 प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस तो क्या होगा, एप्लीकेशन फाइल करेंगे, सिंपल प्रोसेस, एप्लीकेशन फाइल करेंगे। दूसरा प्रोसेस है एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन कौन करेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस करेगा। और तीसरा प्रोसेस होगा
कि आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एकदम सिंपल। ठीक है, आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है, उसका एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन होने के बाद उस पर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब इसमें भी कैच है। कैच क्या है कि एग्जामिनेशन के पर्पस में मिला कि वो काम तो किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड था, तो वहीं से वो रिजेक्ट हो जाएगा। कोई आपने डॉक्यूमेंट कम फाइल किए, किसी में डिफेक्ट मिल गया, काम आपका पूरा नहीं था, काम आपका पूरा नहीं था मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, आपने कहीं नाम नहीं प्रोवाइड किया, आप कुछ प्रोवाइड करना नहीं चाहते, तो ऐसे केस में वो रिजेक्ट कर देंगे। वो आपसे कहेंगे आप फिर से फाइल करिए, रीफाइल करिए, हम फिर से कंसिडर कर देंगे। बट ऐसे केसेस में जहां पर किसी का कॉपीराइट ऑलरेडी रजिस्टर हो उस काम के लिए, तो उस काम के लिए फिर ऐसा एक प्रोसेस हो जाएगा कि आपकी हियरिंग लगा दी जाएगी। ठीक है, हियरिंग का मतलब क्या है कि कॉपीराइट ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस आपको सुनेगा कि वो काम आपके नाम पर क्यों रजिस्टर होना चाहिए और उनके नाम पर क्यों नहीं रजिस्टर होना चाहिए। उनके नाम पर रजिस्टर्ड था तो उन्होंने क्यों करा लिया, और अब आप क्यों कराना चाहते हैं, आपका मोटिव क्या है, और यदि वो आपका पर्सनल काम है तो आपके पास उसके क्या लीगल एविडेंसेस हैं। अभी हम आगे करके चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला काम क्या है, आप एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे। जितने आप अभी मैंने जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स बताए, मस्ट डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के बाद आप एक एप्लीकेशन तैयार करेंगे। तो ऑथर ऑफ द वर्क, जिसने वर्क को क्लेम किया हो, दैट इज कॉपीराइट, ये क्लेमेंट हो गया, एजेंट हो गया, ठीक है, और या उसका एक्सक्लूसिव ओनर हो गया। ये सब लोग क्या कर सकते हैं, कॉपीराइट के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। एप्लीकेशन कैसे फाइल करेंगे, फिजिकली जाकर के ऑफिस में फाइल कर लेंगे। दिल्ली में ऑफिस है, आप दिल्ली में ऑफिस है वहां जाइए, फिजिकली फाइल में लगा के सारी चीजें फाइल कर दीजिए। ठीक है, फॉर्म्स बने हुए हैं। कॉपीराइट रजिस्ट्रार जो हैं उनका एक वेब पोर्टल है, वेब पोर्टल पे आप जाइए, वेब पोर्टल पे जाएंगे तो उसमें फॉर्म्स हैं, सारे फॉर्म्स डाउनलोड कीजिए, फॉर्म फिलअप करिए और फिजिकली फाइल करिए। ठीक है, तो ये फिजिकल तरीका है कि जो लोग फिजिकल फाइल करना चाहते हैं, ठीक है, घर से बैठे बैठे आप कैसे फाइल कर सकते हैं। घर से बैठे बैठे दो तरीके हैं, सारी चीज़ों का फिजिकल रोड मैप तैयार कर लीजिए, उन सारी चीज़ों को पोस्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। स्पीड पोस्ट करिएगा, नॉर्मल पोस्ट नहीं, स्पीड पोस्ट कर दीजिए, वो पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर उस पर हियरिंग लगेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा होगा कि आगे उस पर कैसे बढ़ना है, एग्जामिनेशन होगा। और तीसरा है ई फाइलिंग। ठीक है, तीसरा क्या होगा, ई फाइलिंग। ई फाइलिंग पे आप वेब पोर्टल से ही सारी चीज़ों को भर देंगे, सिंपल एंड ईजी वे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ। अब ये बड़ी समझने वाली बात है कि अगर 3 से 4 काम आप एक साथ ले जा रहे हैं तो ये नहीं कि उन सभी पे आपको एक चाहिए होगा, हर काम के लिए आपको अलग अलग कॉपीराइट लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपने मांगा लिखी, कोई मांगा लिख ली, कोई कॉमिक्स लिख ली, या कोई गाना बनाया, कोई फिल्म बनाई, उस फिल्म के 2 सीक्वल हैं, उस वेब सीरीज के 2 पार्ट हैं, सीजन 1 सीजन 2। ठीक है, आपने कहा सर हमको सीजन 1 और 2 पे एक साथ एक ही कॉपीराइट दे दीजिए, तो वहां से एक क्लेम ये आएगा, एक आपत्ति ये उठ जाएगी कि सीजन 1 आप पे आपका एक सेपरेट कॉपीराइट जाएगा और सीजन 2 पे डिफरेंट कॉपीराइट जाएगा। तो दोनों के कॉपीराइट नंबर्स आपके अलग अलग जनरेट होंगे, तो उनके अलग अलग जनरेट करने के लिए एक पूरी फाइल सीजन 1 के लिए तैयार अलग होगी, सीजन 2 के लिए अलग तैयार होगी। ठीक है, इसके बाद एट द एंड ऑफ दिस स्टेप द रजिस्ट्रार विल इश्यू अ डेयरी नंबर टू द एप्लीकांट। ठीक है, एक डेयरी नंबर आपको जनरेट होगा जिसपे आप चीजों को ट्रैक कर पाएंगे कि मेरा रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो कहां तक पहुंचा है। ठीक है, अब हम जब आगे चलेंगे तो आगे एग्जामिनेशन पर बढ़ने से पहले मैं आपको चीजें को थोड़ा विजुअली दिखा देना चाहता हूं। जब आप कॉपीराइट की वेबसाइट पर जाएंगे, कॉपीराइट वेबसाइट आपको यहां से मिल जाएगी। ठीक है, कॉपीराइट वेबसाइट क्या है, copyright.government.in। वहां से आप यूजर रजिस्ट्रेशन, मैंने रेफरेंस के लिए लिखा है, आपको वहां से लॉगिन का फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, लॉगिन फॉर्म जब आपको मिलेगा तो ये आपको लॉगिन फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पर आप अपनी यूजर आईडी और लॉगिन डाल के लॉगिन करेंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो एज अ न्यू यूजर आप अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, जब न्यू यूजर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, ठीक है, एड्रेस, आपका ईमेल आईडी और इसके अलावा जितने भी टाइप की अन्य फॉर्मेलिटीज उसको फिलअप करते हुए आप अपने आप को रजिस्टर करा लीजिएगा। जब आप एक बार लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद ये विंडो खुल जाएगी आपके पास। ठीक है, अब जब ये विंडो खुल जाएगी, ठीक है, जब ये विंडो आपके पास खुल जाएगी तो यहां पर आपके पास स्टेप्स दिखा देंगे। ठीक है, इतने स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। क्लिक ऑन द लिंक, ये आपने कर लिया।
फिर दूसरा क्या है, तो ऑनलाइन कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है ये दिख जाएगा। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के पास ये होगा। और चौथा है कि आप स्क्रीनशॉट या उसका कुछ एक प्रिंट डॉक्यूमेंट ले लीजिए। इसके बाद आपको कॉपीराइट डिवीजन ऑफिस दिखा देगा, ये आपका ऑफिस है, यहाँ पे आप जाके फिजिकली काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक बटन दे दिया है, इस बटन पे आप जाके क्या कर सकते हैं, कॉपीराइट का प्रोसेस चालू कर सकते हैं कि आपको अब कॉपीराइट का फॉर्म भरना है। ठीक है, तो ये आपका इतनी प्रोसेस हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमें फॉर्म कैसे भरना है। तो कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जब जाएंगे तो पहला काम क्या है, फॉर्म 4 को भरना। ठीक है, तो फॉर्म 4 को हम फिल करेंगे। फॉर्म 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस फॉर्म 4 को फिल करेंगे तो बहुत ध्यान से फिल करेंगे ताकि चीज़ें हमें समझ में आए। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। सिग्नेचर जो है मैंने यहाँ बोल्ड किया है इसलिए क्योंकि 512 केबी से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो सिग्नेचर हम जब स्कैन करेंगे तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कंप्रेस कर सकते हैं और उसको क्रॉप कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अपलोड करने के लिए रेडी हो जाइए। स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर चाहिए। ठीक है, फिर सेव का बटन दबाएंगे और आगे स्टेप पर बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जब हम चलेंगे तो हमें ये पता चलेगा स्टेटमेंट ऑफ फर्दर पर्टिकुलर्स कैसा दिखता है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फर्दर पर्टिकुलर्स में हम जाएंगे तो स्टेटमेंट ऑफ फर्दर पर्टिकुलर्स में हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये फॉर्म 4 है हमारा। ठीक है, फॉर्म 4 जब हम घुसेंगे उसमें हमें काफ़ी चीज़ जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया, नेशनैलिटी हो गई, डेट ऑफ बर्थ हो गया, पिन कोड हो गया। ठीक है, एड्रेस एड्रेस हमारा पूरा पूछेगा और यहाँ पर आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद स्टेप 2 पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप 2 पर क्या है, जनरली मेक द पेमेंट। ठीक है, इसके अलावा जब मेक द पेमेंट करेंगे तो आपको गेटवे पोर्टल पे ले जाएगा, वो हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि उसके लिए हमें कॉपीराइट रजिस्टर करना होगा। ठीक है, तो मेक द पेमेंट, अब आप पेमेंट पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास यूपीआई होगा। ठीक है, कार्ड पेमेंट होगा, तो इन सब चीज़ों से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इन सब चीज़ों से अपना पेमेंट कर देंगे तो इसमें फिर आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे बढ़ते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो आर्टिस्टिक वर्क होगा वो किस में होगा, केवल आर्टिस्टिक वर्क केवल होगा पीडीएफ या जीपेग फॉर्मेट में। तो आपका जो आर्टिस्टिक वर्क होगा वो पीडीएफ या जीपेग फॉर्मेट में होगा। साउंड रिकॉर्डिंग जो वर्क होगा वो MP3 फॉर्मेट में रजिस्टर कराया जाएगा। ठीक है, ठीक, अब इसके बाद लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, ये सब पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होंगे जो कि 10 MB से कम होंगे, उनको तैयार रखना है। ठीक है, चौथा काम क्या है कि जो पीडीएफ आपका है 10 पन्नों का होना चाहिए। ठीक है, 10 पन्नों से ऊपर का नहीं होना चाहिए। एंटायर सोर्स कोड बहुत ज़्यादा जाए तो 20 पन्नों का हो। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसा नहीं कि आपने कोई ऐसे कोडिंग अंदर लिखी और कोडिंग आपकी बाहर तैर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोडिंग आपकी पन्ने के अंदर में ही होनी चाहिए। ठीक है, एक पन्ने में सारी कोडिंग आ जाए, नेक्स्ट पन्ने में सारी कोडिंग अंदर ही अंदर आ जाए, कोई रिडैक्टेड पोर्शन नहीं होना चाहिए, बाहर के पोर्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद एक हार्ड कॉपी ले लेंगे, एक प्रिंट निकाल लेंगे जब इतना भर लेंगे, और एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप ले लेंगे ताकि हम उन चीज़ों को आगे ट्रैक कर पाएं कि हमारा जो प्रोसेस चल रहा है वो किधर किधर जा रहा है। ठीक है, तो अब हम स्टेप 2 पर आएंगे। ठीक है, स्टेप 2 क्या है हमारा, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है समझने में कि रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जब वो डॉक्यूमेंट जाएगा तो वो ये असरटेन करेगा क्या जो उसके पास वर्क आया है कॉपीराइट क्लेम करने के लिए एक पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क के लिए, क्या वो ट्रूथफुल है कि नहीं। ट्रूथफुल इन द सेंस लीगल सेंस, क्या लीगली मुझे इस चीज़ का कॉपीराइट, इस चीज़ के अधिकार किसी व्यक्ति को देने हैं कि नहीं देने हैं। तो जब वो इतनी चीज़ें असरटेन करेगा तो कुछ चीज़ तो फंडामेंटल है, हम खुद भी जानते हैं। वो ये चेक करेगा क्या उस व्यक्ति के, क्या उस पर्टिकुलर काम के लिए किसी और व्यक्ति ने कोई क्लेम तो नहीं भरा है। अगर कोई क्लेम भरा है तो उससे चेकआउट करेगा। ठीक है, उसके पास टाइम पीरियड कितना होगा, 30 डेज का होगा। ठीक है, उसके पास टाइम पीरियड होगा 30 डेज का, और उसके बाद कॉपीराइट ओनर जो कॉपीराइट रजिस्ट्रार है वो एग्जामिनर जो है वो उसको रिव्यू करेगा। वेटिंग पीरियड exists so that the objections can arise and can be reviewed। ठीक है, इसके बाद अब आपका एग्जामिनेशन में 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। पहला क्या है, इन केस नो ऑब्जेक्शंस आर रेज्ड। ठीक है, अब इसमें क्या है
पहला तो ये हो सकता है कि वो आपत्ति जता दे कि आपके काम में कुछ आपत्ति है, आपके कुछ ये रजिस्ट्रेशन आपका पूरा नहीं है, किसी और ने उसका रजिस्ट्रेशन करा रखा कॉपीराइट का। तो उस केस में क्या होगा कि वो उसकी स्क्रूटनाइज करेगा, क्या उसमें कोई फर्दर डिस्क्रिपेंसी है, और अगर ऐसा होगा तो उसे आपके पास भेजेगा। इफ देयर इज नो फॉल्ट, अगर कोई फॉल्ट नहीं है, देन ऑल द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड अलोंग विद द एप्लीकेशन। इट इज अ केस ऑफ जीरो डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, ऐसे केस जीरो डिस्क्रिपेंसी में आता है कि जहां पर कॉपीराइट रजिस्ट्रार ऑफिस को कोई भी आपत्ति नहीं मिलती, उसको जीरो डिस्क्रिपेंसी केस बोलते हैं। इन दिस केस द एप्लीकेंट इज अलाउड टू गो फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्टेप। ऐसे केस में आपका एक वहां पोर्टल पे एक ऑप्शन खुल जाएगा नेक्स्ट स्टेप का। ठीक है, अगर आपके काम में कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया गया, नो फॉल्ट, ठीक है, कोई फॉल्ट नहीं है, तो आपको आगे का स्टेप मिल जाएगा। जहां पर कुछ डिस्क्रिपेंसी मिल जाती है, एक लेटर ऑफ डिस्क्रिपेंसी भेज दिया जाएगा। मैंने बताया था अभी कि आपको इंटीमेट किया जाएगा कि सर आपके काम में कुछ हमें खामियां मिली है, ठीक है, उस खामियां को आप दूर कीजिए। ठीक है, लिखा बेस्ड अपॉन हिज रिप्लाई अ हियरिंग इज कंडक्टेड। ठीक है, अब दो तरीके हो सकते हैं, आप उस खामी को दूर कर दीजिए, और दूसरा क्या है कि आप उस खामी को दूर करने के लिए हियरिंग जो होगी कंडक्ट कराई जाएगी। ये कोर्ट की हियरिंग के ही एकदम सिमिलर होती है। कॉपीराइट रजिस्ट्रार जो एग्जामिनर ऑफिस होगा वो आपको खुद सुनेगा कि आपके काम में जो आपत्ति उठाई गई है उस आपत्ति को आप कैसे दूर करेंगे। ऐसे केस कब हो सकता है, जब किसी और का कॉपीराइट ऑलरेडी रजिस्टर हो, तो उस केस में डिस्क्रिपेंसी उठना जाहिर सी बात है, और उसमें आपकी हियरिंग कंडक्ट कराई जाएगी। ऐसी डिस्क्रिपेंसी जो कि डॉक्यूमेंट बेस्ड हो, ठीक है, आपने अपना नाम फिलअप ढंग से नहीं किया, आपका नाम आधार नेम से मैच नहीं कर रहा है, आपका आधार नेम और पैन नंबर में कुछ अलग है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार में कुछ और लिखी है, 10th के सर्टिफिकेट में कुछ और लिखी है, तो ऐसे केसेस में आपको डिस्क्रिपेंसी आप अपने से दूर कर सकते हैं। बट ऐसी डिस्क्रिपेंसी जहां पर किसी और ने कॉपीराइट दर्ज करा लिया हो, वहां पर हियरिंग कंडक्ट कराई जाएगी। डॉक्यूमेंट बेस्ड पर भी हियरिंग हो सकती है, मामला जब आगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए। ठीक है, जहां पर डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व हो जाएगी वहां पर क्या हो जाएगा, आप नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जहां पर एक मिनट, जहां पर क्या है कि ऑब्जेक्शन रेज किए जाएं कोई और एप्लीकेंट के अलावा। ऐसा नहीं है कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो किसी और को नजर नहीं आएगा। कॉपीराइट ऑफिस द्वारा अपनी वेबसाइट पर, पोर्टल पर चीज़ों को दिखाया जाएगा कि इस मामले में हमारे पास एप्लीकेशन आई है, वर्क ऐसा ऐसा है और इस पर कॉपीराइट क्लेम किया जा रहा है, क्या किसी को आपत्ति है। इफ समवन वांट्स टू रेज हिज ऑब्जेक्शंस, देन दैट समवन विल ऑब्जेक्ट इट एंड लेटर्स आर सेंट टू बोथ द पार्टीज फॉर हियरिंग। बहुत सीधी सिंपल बात कि लेटर बना के भेजा जाएगा, दोनों पार्टी को बुलाया जाएगा कि उनको आपत्ति हुई आपके काम पर। ठीक है, हमें आपत्ति नहीं है पर अगले व्यक्ति को आपत्ति है, तो आप दोनों आइए, बैठिए और हम आपकी आपत्तियों को सुनेंगे। ठीक है, कि आपके काम को रजिस्टर क्यों किया जाना चाहिए, और अगला कह रहा है कि उनके काम को रजिस्टर नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसा क्यों। ठीक है, अपॉन हियरिंग अगर ऑब्जेक्शन रिजेक्ट हो जाता है, मान लीजिए उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं इनका कॉपीराइट बेकार है, ठीक है, ये इस काम के ओनर नहीं है, दैट इज ही इज नॉट दी ओरिजिनल ओनर, तो उस केस में उसके जो भी कंटेंशन दे रहा था, जो भी रीजंस दे रहा था, वो बकवास निकलते हैं। ठीक, बकवास दैट मीन्स अनरीजनेबल। ऐसे अनरीजनेबल ऑब्जेक्शंस को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कॉपीराइट ऑफिस कहेगा कि सर आपके ऑब्जेक्शंस अनरीजनेबल हैं, वी कैन नॉट पार्टेक इट, हम उसको अपने संज्ञान में नहीं लेंगे, और आपके ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट किया जाता है। तो उस केस में क्या होगा, द एप्लीकेशन गोज अहेड फॉर द स्क्रूटनी। ठीक है, और एक बार फिर से डिस्क्रिपेंसी यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। एक बार वो ऑब्जेक्शन जो रेस किया गया है वो रिजेक्ट कर दिया गया, उस केस में क्या होगा, प्रोसेस विल बैक टू स्टेप 2, वापिस आएगी घूम के, और फिर ये देखा जाएगा क्या उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, और अगर है कोई ऑब्जेक्शन फिर से रेस करता है, तो ऐसी प्रोसेस तब तक लूप में रहेगी जब तक सारी डिस्क्रिपेंसी हट नहीं जाती, सारे ऑब्जेक्शंस हट नहीं जाते, तब तक ये स्टेप फॉलो होगा। जहां पे ऑब्जेक्शन क्लैरिफाई नहीं हुआ, ठीक है, डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व नहीं हुआ, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है एक रिजेक्शन लेटर के साथ। ये पाया गया कि अगला कह रहा है कि कॉपीराइट नहीं दिया जाना सही है, वहां पे कॉपीराइट रजिस्ट्रार को लगा
कि अगला कह रहा है कि सर यहाँ पे कॉपीराइट तो अधिकार मेरा बनता है, पर वो उस पे रजिस्टर करा है। कॉपीराइट ऑफिस को लगा कि नहीं ये बंदा सही कह रहा है। एग्जामिनर कहा नहीं ये सही कह रहा है और अब आप इस पे रजिस्टर नहीं करा सकते, तो उस केस में क्या होगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और एक रिजेक्शन लेटर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, फॉर सच एप्लीकेंट्स द कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर एंड्स हियर। तो यहाँ पर क्या है, आपके लिए यहीं पे व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। पोर्टल पे लिख के आ जाएगा योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। ठीक है, आपको कोई पत्र नहीं दिया जाएगा, बट हाँ वहाँ पोर्टल पे लिख के आ जाएगा। ठीक है, अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो फाइनल स्टेप हमारा क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहीं पर आके एंड हो जाएगी। जहां पर सारी डिस्क्रिपेंसी खत्म हो गई, वहां एग्जामिनर को एकदम क्लियर ये बात पता है कि आप इसके ओरिजिनल ओनर है, दैट यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड एज द ट्रूथफुल copyright owner of this particular work, then he will register your name and will grant you a registration certificate। ठीक है, ऐसे केस में आपको एक बढ़िया सा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना के दे देगा और कहेगा सर नाउ यू आर द कॉपीराइट ओनर। ठीक है, क्या लिखा है, द फाइनल स्टेप इन दिस प्रोसेस कैन बी टर्म्ड एज रजिस्ट्रेशन। इन दिस स्टेप द रजिस्ट्रार माइट आस्क फॉर मोर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि रजिस्ट्रार कहे सर ऐसा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत और पड़ेगी, आप इनको पूरा कर दीजिए और हम तब फाइनलिटी की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार कंप्लीटली सेटिस्फाई होने पर क्या होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स आपकी डिटेल्स को एंटर करेगा और आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर देगा। ठीक है, एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा बढ़िया सा चमकता हुआ, दैट मीन्स यू आर नॉट द कॉपीराइट ओनर। एंड इफ वन समवन wants to copy your work, someone wants to make a visual adaptation out of your work, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप उससे कह भी सकते हैं सर हमको इकोनॉमिक राइट्स चाहिए, पैसे चाहिए, और तब आप आगे बढ़िएगा। तो ऐसे में बिजनेस करने वालों को भी फायदा ये हो जाएगा कि वो अपने लोगों का कॉपीराइट्स, अपने लोगों के वर्क को कॉपीराइट्स करा लें। ठीक है, तो जिससे आगे चल के अगर कोई उसका अडेप्टेशन करना चाहे, कोई इसे कॉपी करना चाहे, कोई उसके काम पे कुछ और तैयार करना चाहे, तो ऐसे केस में पहले से सर्टिफिकेट होगा और तब वो इकोनॉमिक राइट्स ले पाएंगे। द प्रोसेस registration of copyright completes when the applicant is issued the extracts of the registrar of copyrights। extracts, यहाँ वर्ड यूज किया है extracts, मतलब क्या है, पोर्टल पर एक शब्द लिख कर आ जाएगा कि सर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, आपका कॉपीराइट नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। ठीक है, कॉपीराइट नंबर जनरेट होगा, वो जब नंबर जनरेट हो जाएगा तो आपका चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, पर कुछ चीजें और जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे वर्क फ्लो, मैंने एक वर्क फ्लो तैयार कर लिया है। वर्क फ्लो जब आप हम समझेंगे तो अभी जितनी मैंने चीजें समझाई हैं वही सब चीजें दिया है। जैसे आप पहले क्या करेंगे, फाइल करेंगे, एप्लीकेशन को फाइल करेंगे, फी के साथ जाएगा, डेयरी नंबर जनरेट होगा, 30 दिन की मैंडेटरी प्रोसेस है। ऑब्जेक्शन फाइल हुआ है, यस ऑब्जेक्शन फाइल हुआ है। ठीक है, तो यस के केस में क्या होगा, स्क्रूटनी होगी, क्या कोई डिस्क्रिपेंसी है, नो। इसी तरह करते करते लूप में चीजें चलेंगी। मैंने बताया था ऑब्जेक्शन फाइल हो गया है तो दोनों पार्टीज को यहाँ से लेटर जाएगा। ठीक है, दोनों पार्टीज आएंगी, हियरिंग होगी, हियरिंग होगी, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गए, ऑब्जेक्शन रिजेक्ट हो गया, फिर से स्क्रूटनी में गया। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी है, डिस्क्रिपेंसी नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, रिप्लाई होगा, रिप्लाई के बाद रजिस्ट्रार के पास जाएगा, क्या एप्लीकेशन फाइनल में देखा जाएगा क्या एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, अगर रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया तो एक्सट्रैक्ट भेजा जाएगा, यहीं पे एंड हो जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस हमने समझा, ये एक वर्क फ्लो चार्ट था। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो कॉपीराइट के टर्म समझने जरूरी हैं। ये एक छोटी सी चीज है कि अगर हमने किसी भी चीज का कॉपीराइट कराया है, ठीक है, अगर हमने किसी भी चीज का कॉपीराइट कराया है तो कितने साल तक वैलिड रहेगा। ठीक है, तो कानून क्या कहता है, 60 साल, 60 years the copyright will be valid and you can make the economic benefits out of your work। ठीक है, but it ends as soon the person who has claimed the copyright dies। वो उस व्यक्ति के साथ खत्म हो जाता है जो जब वो व्यक्ति मर जाता है। ठीक है, द पर्सन नो लॉन्गर एग्जिस्ट, द कॉपीराइट ऑल्सो सीजेस टू एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जहां पर काम रहेगा दैट इज लिटरेरी ड्रामेटिक, तो
ये जो 60 ईयर का पीरियड है वो डेथ ऑफ द ऑथर से काउंट किया जाएगा। मतलब क्या है कि अगर लिटरेरी ड्रामेटिक वर्क्स हैं, ठीक है, कोई म्यूजिकल वर्क्स है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, तो वो ऑथर की डेथ के बाद से 60 ईयर का काउंट किया जाएगा। दैट मीन्स क्या है कि ऑथर की लाइफ टाइम के लिए उसको मिल गया है कॉपीराइट। पहला क्या है कि कॉपीराइट उसे उसकी लाइफ टाइम के लिए मिला। मान लीजिए आई एम 20, अब मैंने किसी चीज का कॉपीराइट करा लिया, तो द डेट टिल आई एम अलाइव, मेरे पास जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे पास उस चीज का कॉपीराइट रहेगा। और मेरे मरने के बाद भी 60 साल का कॉपीराइट मेरे पीछे एग्जिस्ट हो रहा है। किस केस में? लिटरेरी है, ड्रामेटिक है, म्यूजिकल है और आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए। ठीक है, जहां पर सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स है, साउंड रिकॉर्डिंग है, फोटोग्राफ्स है, फॉथमस है, ठीक है, और कोई भी एप्लीकेशन पब्लिकेशन है, तो 60 साल का पीरियड कहां से गिना जाएगा? पब्लिकेशन से। ठीक है, सिनेमाटोग्राफी है, सब चीजें 60 साल वहीं से शुरू हो जाती है जिस दिन से कॉपीराइट कराया जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद समझेंगे फी डिटेल्स। अभी तक हमने ये सब चीजें डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं कि जब हम फीस कितनी कितनी फीस किस किस चीज कॉपीराइट के लिए लगेगी। ठीक है, तो जैसे हमारा कोई भी लिटरेरी है, ड्रामेटिक है, म्यूजिकल है, आर्टिस्टिक वर्क है, ठीक है, तो उसके लिए हमें 5,000 पर काम के लिए देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 5,000। ठीक है, इसके अलावा फॉर अ लाइसेंस टू कम्युनिकेट एन वर्क थ्रू अ ब्रॉडकास्टिंग वर्क है तो 40,000 रुपए पर एप्लीकांट लगेगा। कोई भी एक ऐसा लाइसेंस ले रहे हैं जो कि एक सिनेमाटोग्राफ फिल्म को रीपब्लिश कर रहा हो। आपने देखा होगा आजकल की फिल्में फिर से तैयार हो करके रीपब्लिश की जा रही हैं। कुछ गाने ऐसे हैं जो कि रीपब्लिश किए जा रहे हैं, पर फिल्मों के केस में कितना है? 15,000 पर काम के लिए। ठीक है, साउंड रिकॉर्डिंग को रीपब्लिश करने के लिए उसके लिए 10,000 पर काम है। ठीक है, साउंड रिकॉर्डिंग का भी एक बहुत ही मतलब इतने सारे इतने सारे साउंड्स आ रहे हैं, दैट मीन्स इतने सारे गाने रीपब्लिश किए जा रहे हैं, तो उनके काम के लिए सिर्फ मात्र 10,000 रुपए लिए जाएंगे पर काम। ठीक है, इसके बाद फॉर अ लाइसेंस टू परफॉर्म एनी वर्क इन पब्लिक, ठीक है, आप लाइसेंस ले रहे हैं कि सर हमें ये काम पब्लिक में परफॉर्म करना है, उसके लिए कितना लगेगा? 5,000 पर वर्क। ठीक है, जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमें मिलेगा, ठीक है, फॉर अ लाइसेंस टू पब्लिश और कम्युनिकेट टू द पब्लिक द वर्क और ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन वाले केस में 5,000 पर काम के लिए। एक ऐसा लाइसेंस ले रहे हैं जिसे हम कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए करते हैं। ठीक है, फॉर अ लाइसेंस टू पब्लिश एनी वर्क इन एनी फॉर्मेट यूजफुल फॉर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं जो डिसेबल पीपल हैं, उनके लिए 2,000 पर काम, ऐसे लोग जो दिव्यांग हैं। ठीक है, फॉर एन एप्लीकेशन फॉर अ लाइसेंस टू प्रोड्यूस एंड पब्लिश अ ट्रांसलेशन ऑफ अ वर्क। कैसा वर्क होगा? लिटरेरी या ड्रामेटिक वर्क होगा। अब किसी देश में कोई काम छपा है ऑलरेडी, ठीक है, कोई एक आर्टिस्टिक मांगा बनी है, कोई एक म्यूजिकल रिप्रोडक्शन तैयार हुआ है, ठीक है, कोई सिनेमाटोग्राफी तैयार हुई है, उसका हम अडेप्टेशन कर रहे हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो ऐसे लोकल लैंग्वेज वर्क के लिए कितना लगेगा? 5,000। ठीक है, वो ये दिखाएगा कि आपने उस वर्क को ट्रांसलेट किया है। ठीक है, इसके बाद 9 क्या है? 9 क्या कहता है? फॉर एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कॉपीराइट इन लिटरेरी हो गया, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, 500 पर काम के लिए। प्रोवाइडेड, अब इसमें यहाँ पे प्रोविजो क्या दिया है? प्रोविजो का मतलब है कि एक कंडीशन दे दी है। कंडीशन क्या दिया है कि कोई भी ऐसा लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क होगा जो कि यूज किया जाए और इज केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, कोई गुड्स या कोई सर्विसेज में उसका काम हो है, उसका पॉसिबिलिटी बना है, ऐसे केस में 2,000 पर काम के लगेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जब आगे जाएंगे तो फॉर एन एप्लीकेशन फॉर चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ कॉपीराइट एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट्स। अब मान लीजिए आपने कोई काम रजिस्टर करा लिया, पर आपको लगता है कि सर हम उस काम को चेंज कराना है, सर उस काम को हम चेंज कराएंगे, तो ऐसे केस में वो काम अगर लिटरेरी होगा, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क होगा तो 200 पर काम के लगेंगे ऑल्टरेशन के। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन का नहीं है, ये ऑल्टरेशन का हो गया। ठीक है, अब इसमें भी कंडीशन क्या दी है कि लिटरेरी अगर वर्क है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, कोई गुड्स वो सर्विसेज का यूज हो सकता है तो 1,000 हो जाएगा, तो इसका 5 गुना यहाँ लगेगा अगर गुड्स और सर्विसेज में यूज हो रहा है। पर अगर आप ऑल्टरेशन सिंपल वर्क में कर रहे हैं तो मात्र 200 रुपए लगेंगे। कोई भी सिनेमाटोग्राफ फिल्म के लिए जो फिल्म्स कॉपीराइट लिए जाते हैं
तो उनके लिए केवल 5,000 रुपये पर वर्क है। ठीक है, कोई भी एक ऐसा एप्लीकेशन लिया जा रहा है कि जो कॉपीराइट एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट्स इन द केस ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म, उसके लिए 2,000 पर वर्क। इसके अलावा फॉर एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट इन साउंड रिकॉर्डिंग के लिए कितना लेंगे? 2,000। ठीक है, जब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक कोई भी एप्लीकेशन है जो कि चेंज करा रही, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पर्टिकुलर ऑफ कॉपीराइट एंटर्ड फॉर रिलेटेड टू साउंड रिकॉर्डिंग, आपने साउंड रिकॉर्डिंग के पर्पज से कोई कॉपीराइट कराया था, आप उसमें कुछ चेंज कराना चाहते हैं तो 1,000 पर वर्क है। ठीक है, इसके अलावा इंडेक्सेस से आप कुछ एक्सट्रैक्ट लेना चाहते हैं तो उसका 500 पर कॉपी है। रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट से आप कुछ कॉपी कराना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं तो उसकी 500 पर कॉपी है। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट से एक सर्टिफाइड कॉपी आपको अलग से चाहिए, 500 पर कॉपी है। ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी चाहिए कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स के पास रखी हो, तो ऐसे केस में 500 पर कॉपी चाहिए। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जिससे आप क्या कर पाए, फॉर प्रिवेंशन ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ इंफ्रिंजिंग कॉपीज। ठीक है, कोई भी दूसरा कॉपी ना करा पाए, इसके लिए 1200 पर वर्क देना पड़ेगा। ठीक है, काफी सारी चीजों को समझने के बाद बहुत सारी चीजों को हमने समझा, कॉपीराइट क्या होता है। ठीक है, कॉपीराइट के बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉपीराइट कौन करा सकता है। ठीक है, कॉपीराइट ओनर्स के पास क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, कॉपीराइट का टर्म्स क्या है, कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। इतनी चीजें समझने के बाद हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? कंक्लूजन निकालना बहुत इजी है। अभी तक हमने जितना समझा उसके हिसाब से तो सीधा सिंपल ये बनता है कि अगर व्यक्ति कोई कॉपीराइट क्लेम करता है अपने काम का, तो उसके पास मॉरल एंड इकोनॉमिक राइट्स होंगे। मॉरल राइट्स ये होगा कि कोई उसके काम का रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, कोई उसके काम की पायरेसी नहीं कर सकता, एंड इफ ही इज एंगेज्ड इन पायरेसी ऑफ योर वर्क, अगर वो ऐसा कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, उसको स्यू कर सकते हैं, उसके खिलाफ एप्लीकेशन डाल सकते हैं, उससे हर्जाना ले सकते हैं। ये तो मॉरल राइट्स हो गए। इकोनॉमिक राइट्स में क्या आ जाएंगे? इकोनॉमिक राइट्स में आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने काम को। आप क्राउड में सबसे भिन्न खड़े होंगे कि सर इसके पास तो कॉपीराइट है और दूसरे के पास तो कॉपीराइट ही नहीं है, ये इनके पास कॉपीराइट है, सर हम इनके पास चलते हैं, इनके पास जरूर कुछ ऐसा यूनिक होगा कि हमें इनके पास जाना चाहिए। तो एक ये भी चीज है, तो ये इकोनॉमिक राइट्स में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? कॉपीराइट ये प्रोटेक्ट्स द क्रिएटिविटी ऑफ पीपल एंड बिकम्स अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर आर्टिस्ट। ठीक है, तो ये एक मोटिवेशनल प्रक्रिया है, ये हमें मोटिवेशन देता है कि हम एक कोई यूनिक पीस ऑफ वर्क तैयार करें, क्योंकि जब कॉपीराइट एग्जिस्ट नहीं होगा तो कोई भी किसी का भी काम चुरा लेगा और कहेगा सर ये तो मेरा काम है, और फिर केओस हो जाएगा। इतनी सारी फिल्में बनती हैं, इतने सारे गाने बनते हैं, ठीक है, इतनी सारी वेब सीरीज आती हैं, फिर कोई कुछ बनाएगा ही नहीं। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं है। मोटिवेशन कहाँ से आता है? कॉपीराइट से आता है कि सर ये काम मेरा है। ठीक है, गाना जो लिखा मैंने लिखा, ठीक है, इसके बाद गाना गाया मैंने, ठीक है, डायरेक्शन किया इस फला डायरेक्टर ने, ठीक है, फिल्म को प्रोड्यूस किया इस फला व्यक्ति ने, ठीक है, इसके बाद फिल्म को कोरियोग्राफ किया इस फला व्यक्ति ने, ठीक है, इसके अलावा इसके वीएफएक्स जीएफएक्स आर्टिस्ट ये रहे, ठीक है, इसमें फिल्म में जो कंटेंट डाला गया उसको ये रहे, ठीक है, फिल्म में जितनी भी चीजें अलग अलग पीछे बैकग्राउंड स्टाफ उनके नाम पर कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा, फिल्म का जो ओनर रहेगा उसके नाम पर कॉपीराइट जारी हो जाएगी। पर जब यही नहीं रहेगा तो केओस हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। तो ये एक मोटिवेशन है जिससे हम काम करते हैं। ठीक है, रजिस्टरिंग योर वर्क विद द रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स प्रोवाइड्स यू द राइट टू रिप्रोड्यूस इट। मैंने अभी डिस्कस किया राइट ऑफ रिप्रोडक्शन, आप उसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, द राइट टू अडेप्ट योर वर्क, द राइट टू पैटर्निटी, कोई और आपका कॉपीराइट क्लेम कर रहा है, आप उस पर जाकर के ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आपके जब आप रजिस्ट्रेशन कराएं तो कोई और आपत्ति जता सकता है। जब आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति आपके नाम के या आपके काम का जाके कॉपीराइट करा सकता है, तो आप जब आप बैठे देखे रहेंगे कि अरे यहाँ वेब पोर्टल पे तो कोई और आ गया, कोई और मेरे काम को कॉपीराइट करा, उस केस में आप क्या करेंगे? आप ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे। तो वहां पे आपका कॉपीराइट रजिस्ट्रार आपकी बात सुनेगा और राइट टू पैटर्निटी आ जाएगी, वो काम आपका हो जाएगा, और राइट टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क। ठीक है, जाहिर सी बात है। इट्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लेंदी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफी लेंदी है। 30 दिन तक तो केवल यही बताया था
कि आपके प्रोसेस आपकी चीज़ों को प्रोसेस करेगा, पर ऐसा नहीं है। 12 महीने तक लग सकते हैं। ऑब्जेक्शन रेज हुआ, फिर ऑब्जेक्शन को आपने हटाया, फिर कोई डिस्क्रिपेंसी आया, फिर आपने उसको हटाया, फिर उसमें ये सब चीज़ें तब तक लूप में चलेगी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता। अमूमन तौर पर 12 महीने लगते हैं। 12 महीने की जब आप क्लोजिंग कर देंगे, हो सकता है आपका 1 महीने में भी हो जाए, हो सकता है 2 महीने में कंप्लीट हो जाए। डिपेंड करता है कि कितने ऑब्जेक्शंस आपके कॉपीराइट प्रोसेस पर आ रहे हैं और आप कितनी स्मूथ तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, टू प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्शन टू कॉपीराइट होल्डर्स, द कॉपीराइट एक्ट 1957 प्रोवाइड्स इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम 6 मंथ्स to 3 years। ठीक है, तो कॉपीराइट के लिए एक कानून तैयार है, कॉपीराइट एक्ट 1957 में इसे बनाया गया था। इसमें लिखा है कि आपके कॉपीराइट इन्फ्रिंजर को कितने टर्म की सजा हो सकती है, मिनिमम 6 मंथ्स, कम से कम तो 6 महीने की सजा होगी, और और जो ज़्यादा से ज़्यादा सजा है वो 3 साल की हो जाएगी, तो 3 वर्ष की कारावास की सजा है। He will be locked behind the bars for 3 years if it is very serious। उसके बाद फाइन कितना लगाएगा, कम से कम 50,000। ठीक है, फाइन ऑफ नॉट लेस देन 50,000, और कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं दी है, फाइन कितना भी लगा दे और कम से कम 50,000 का तो जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई आपके कॉपीराइट को इन्फ्रिंज कर लेता है। तो हमें इतनी चीज़ों से ये चीज़ें समझने मिली कि कॉपीराइट कराना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, कौन करा सकता है, कराने के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, और अगर हम करा रहे हैं तो उसकी फ़ीस कितनी लगेगी। ठीक है, कॉपीराइट कितने सालों तक वैलिड है, अगर कितने सालों तक वैलिड है उसमें भी कुछ कंडीशंस लगेंगी, उन कंडीशंस को भी हमने समझा। सवाल कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सर अगर कॉपीराइट अगर मुझे कराना है तो क्या मैं फिजिकल प्रोसेस से जाऊं तो बेहतर है या मैं ऑनलाइन प्रोसेस से जाऊं तो बेहतर है। ठीक है, द वन हु इज लिविंग इन दिल्ली, जो दिल्ली में रह रहा है, वो फिजिकल प्रोसेस से जाए तो बेहतर है। ठीक है, अन्यथा वेब पोर्टल से कराना काफ़ी इजी पड़ता है, अराउंड 2 से 3 मंथ्स का लग सकता है, जल्दी काम हो जाता है। ठीक है, अगर हियरिंग कंडक्ट होती तो आजकल वीसी से भी काम हो जाएगा, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग से काम हो जाता है। ठीक है, इन केस अगर इफ़ यू हैव सम मोर मनी और आप काम चाहते हैं थोड़ा जल्दी एक एक्सपर्ट पैनल से हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी एजेंट को आप अपना काम दे सकते हैं, वो एजेंट आपके बिहाफ पर काम करने का, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स। वो इतने सालों से वही काम कर रहे हैं, और जब उतने सालों से वही काम कर रहे हैं तो उन्हें आइडिया होता है कि डिस्क्रिपेंसी किस स्टेज पे उठ सकती है, या आप किस तरीके की चीज़ें ना भरें, कितनी चीज़ों को भरना है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उतनी चीज़ें आपको पहले से याद नहीं करनी पड़ेंगी, आपसे बस वो जो जो चीज़ें मांगेगा आप देते जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे सवाल हैं। ठीक है, सवाल ये हो सकता है सर लिटरेरी पीस के लिए, ड्रामेटिक पीस के लिए हमें कॉपीराइट का फीस कितना लगेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। ठीक है, कि 2,000 लगेगा, 5,000 लगेगा, किसी किसी केस में 200 रुपये पर कॉपी है। वो कॉपी कहाँ जाएगी, अगर आप रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स के ऑफिस से जाकर कुछ चीज़ें लेते हैं और उनकी कॉपी कराते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप ऑफिस जाएं, आप सर हमको वो फला व्यक्ति का कॉपीराइट कराया है, हमको उसकी कॉपी चाहिए। आप ऐसे फ्री में नहीं मांग सकते, बट हाँ आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ पैसे लगेंगे, आप उस पैसे को देंगे 200 रुपये पर कॉपी, और आपका काम वो आपको कॉपी मिल जाएगी कि उस चीज़ पर कॉपीराइट हुआ है। ठीक है, छोटे मोटे सवाल ये भी उठ सकते हैं कि क्या सर हम विजुअल अडेप्टेशन किसी कॉपीराइट का करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं। ठीक है, यही कॉपीराइट के फायदे हैं। कॉपीराइट के फायदे मैंने गिनाया था, टू मेक द डेरिवेटिव वर्क्स। ठीक है, डेरिवेटिव वर्क्स मतलब क्या है, विजुअल अडेप्टेशन करना। विजुअल अडेप्टेशन के अलावा अगर कोई विजुअल अडेप्टेशन है तो क्या हम उसको कॉमिक्स में ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें रॉ हैं, रॉ को हम थोड़ा फिनिश्ड ये प्रोडक्ट की ओर ले जाएंगे, फिनिश प्रोडक्ट से रॉ की भी ओर आ सकते हैं। बहुत से सवाल हो सकते हैं, बहुत से सवाल नहीं हैं। ठीक है, उन चीज़ों को समझने के लिए अभी मैंने जितनी चीज़ें समझाई हैं, आप उन चीज़ों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। कॉपीराइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कॉपीराइट के लिए हमारे पास एक पोर्टल तैयार है। कॉपीराइट आप उस पर अपना रजिस्टर करा सकते हैं। कॉपीराइट के लिए कानून तैयार है, दैट इज़ कॉपीराइट एक्ट 1957। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आगे आने वाले सेशंस में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब और जय हिंद भाई। बिजनेस पाठशाला में हम आपके लिए लेकर आते हैं बेहतरीन बिजनेस आइडियाज, जिन्हें अपनाकर आप अपने व्यवसायिक सफर में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे स्मॉल स्केल बिजनेस आइडियाज जिनके जरिए आप अपने व्यवसायिक सफर में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
हमारा आज का पहला बिजनेस आइडिया है बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अपने लगेज, गुड्स और एक्सेसरीज को कैरी करने के लिए बैग का इस्तेमाल बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई करता है। अपने इस्तेमाल के हिसाब से बैग्स डिफरेंट डिजाइन्स और साइजेस में मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। लाइनन, लेदर शीट, जिपर, पुलर, बकल, थ्रेड्स आदि से बनने वाले बैग्स, हैंड बैग्स, ट्रैवल बैग्स, सूटकेस, स्कूल कॉलेज बैग्स जैसी बहुत सी वैरायटीज में उपलब्ध रहते हैं। बुनियादी स्तर पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया, 5 से 7 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और 15 से 18 मैन पावर की आवश्यकता होगी। साथ ही आपको 12 से 15 लाख की मशीन कॉस्ट और 7 से 8 लाख की वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। इस बिजनेस को 19 से 23 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करके आप आसानी से 10% से 15% तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलते हैं अपने अगले बिजनेस आइडिया की ओर, जो है हैंडमेड ज्वेलरी। आजकल हैंडमेड ज्वेलरी काफी ट्रेंड में है और हर उम्र की महिलाओं की पसंद बनती जा रही है। कार्व्ड या पेंटेड वुड, स्टोन पीसेस, बीड्स, पर्ल्स आदि की सहायता से बनाई गई हैंडमेड ज्वेलरी मशीन्ड ज्वेलरी से ज्यादा इको फ्रेंडली होती है। इन्हें इयररिंग, नोज पिन, रिंग्स आदि के तौर पर काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ये दर्शाता है कि हैंडमेड ज्वेलरी का बिजनेस करना आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। स्टार्टिंग लेवल पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 300 से 500 स्क्वायर फीट एरिया और 4 से 5 स्किल्ड कारीगरों की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इस बिजनेस के लिए आपको 3 से 4 लाख की आवश्यकता होगी। इस व्यवसाय से आप 30% से 40% तक मुनाफा कमा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले बिजनेस आइडिया की ओर, जो है बीन बैग मैन्युफैक्चरिंग। फर्नीचर की लगातार बढ़ती रेंज और बदलती वैरायटीज में बीन बैग एक बेहतरीन क्रिएटिव आइडिया के तौर पर सामने आया है। बीन बैग दरअसल बड़े कुशन होते हैं जिन्हें बैठने के लिए फर्नीचर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग आकार, रंग और डिजाइन में मिलने वाले बीन बैग बेहद हल्के होते हैं और इसी वजह से सोफे के विकल्प के रूप में तेजी से सभी के बीच में लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। EPS यानी एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइरीन बीज से बने बीन बैग्स यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं और मार्केट में इनकी डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिस वजह से बीन बैग मैन्युफैक्चरिंग आपके लिए एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया साबित हो सकता है। स्मॉल स्केल पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 1000 स्क्वायर फीट एरिया, 2 से 3 किलोवाट पावर कनेक्शन, 4 से 6 मैन पावर और 3 से 4 लाख इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। साथ ही आप इस बिजनेस से 20% से 25% तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब आते हैं आज के आखिरी बिजनेस आइडिया की ओर, जो है स्टेनलेस स्टील स्क्रबर मैन्युफैक्चरिंग। स्टेनलेस स्टील स्क्रबर लगभग हर घर के किचन में इस्तेमाल किया जाने वाला क्लीनिंग प्रोडक्ट है। ये बर्तनों में लगी गंदगी को आसानी से साफ कर देता है। स्टेनलेस स्टील वायर कॉइल से बना और ब्लिस्टर कैप और कार्ड पेपर से पैक्ड स्टेनलेस स्टील स्क्रबर कप, ग्लास, प्लेट, पैन आदि बर्तनों को साफ करने के काम आता है और इस वजह से मार्केट में इसकी डिमांड लगातार बनी रहती है। अगर आप भी इस शानदार बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया, 4 से 5 किलोवाट पावर कनेक्शन और 3 से 4 मैन पावर के साथ इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको 8 से 12 लाख के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और साथ ही आप इससे 10% से 15% प्रॉफिट कमा सकेंगे। तो ये थे आज के हमारे बिजनेस आइडियाज। फिर मिलेंगे नए और शानदार बिजनेस आइडियाज के साथ। अभी आप जूम सेशन से जुड़कर एक्सपर्ट से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।